क्या उत्तराखंड में विधायकों ने अभी भी अपने अपने क्षेत्रों को लेकर हिला हवाली वाला रवैया अपनाया हुआ है? यह बात क्यों? याद कीजिए, उत्तराखंड को याद भी होगा कि सीएम धामी ने सभी विधायकों को अपनी अपनी विधानसभा के 10-10 प्रस्ताव देने के लिए कहा था। लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर विधायकों ने अभी भी यह प्रस्ताव उन्हें नहीं दिए हैं, जिससे यह साफ पता चलता है कि क्षेत्र के विकास को लेकर विधायक कितने गंभीर, कितने संजीदा हैं। ऐसे बहुत कम विधायक हैं जो प्रस्ताव भेज चुके हैं। इसके साथ साथ बाकी विधायक अभी तक अपने प्रस्ताव तक को तैयार नहीं कर पाए। इसमें सबसे फिसड्डी बीजेपी के ही विधायक बताए जा रहे हैं। विधायक तो बात ठीक है, लेकिन कई मंत्री ऐसे हैं जो अभी इसी तैयारी में जुटे हैं कि प्रस्ताव में भेजे क्या। मंत्री, विधायक और मंत्री, हालांकि विधायक ये दावा भी कर रहे हैं, कुछ विधायक ऐसे हैं कि प्रस्ताव भेज चुके हैं, और कुछ इसमें से विपक्ष के विधायक है प्रस्ताव भेज चुके हैं, कुछ हुआ नहीं। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये विधायकों की सुस्त चाल क्या उत्तराखंड में विकास की राह में रोड़ा तो नहीं अटका रहे? प्रस्ताव क्यों नहीं भेज रहे? दिक्कत क्या है? जब सीएम खुद बोल रहे हैं 2-2 अधिकारी नियुक्त किए हैं और फिर भी प्रस्ताव नहीं दे, क्यों? पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। यूं तो विधायकों को सरकार से, मुख्यमंत्री से हमेशा इस बात की शिकायत रहती है कि क्षेत्र के विकास में सहयोग नहीं मिलता। लेकिन जब मुख्यमंत्री खुद ही विधायकों को 10-10 योजनाओं के प्रस्ताव दिए जाने को कह चुके हैं, तो फिर हिला हवाली किस बात? अभी तक कुछ ही विधायकों ने अपने क्षेत्रों की 10-10 प्रस्ताव सीएम कार्यालय को मुहैया कराए हैं, जबकि ज्यादातर विधायक अभी भी यह प्रस्ताव मुहैया करा पाने में नाकाम ही साबित हुए हैं। अब विपक्ष के नेता भी विधायकों को सलाह दे रहे हैं कि क्षेत्र के विकास के लिए सभी को आगे बढ़ते हुए अपने क्षेत्र के विकास में मुख्यमंत्री द्वारा मांगे गए प्रस्ताव पर जल्द से जल्द अमल करना चाहिए, जिससे क्षेत्र को विकास से महरूम न होना पड़े। इस पर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की अपनी अपनी राय है। समझता हूं कि मुख्यमंत्री ने अगर सभी लोगों से 10-10 प्रस्ताव विकास के मांगे हैं, तो सभी विधायकों को संजीदा होकर अपने अपने क्षेत्रों के प्रति जो उनकी जवाबदेही है, सब विकास के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है, उसको ध्यान में रखते हुए जो आवश्यक प्रस्ताव हैं वो मुख्यमंत्री जी को उपलब्ध कराने चाहिए। और मुख्यमंत्री जी को भी चाहिए कि मुख्यमंत्री जी दलों में भेद न करें, सभी को समान रूप से सभी क्षेत्रों का विकास करें। उन्हें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पहली बार राज्य में एक नई प्रथा प्रारंभ करी। सभी 70 के 70 विधायकों से उन्होंने 10-10 अपने अपने विधानसभा में महत्वपूर्ण कामों को देने के लिए अनुरोध किया कि आप अपने क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अपने क्षेत्र की योजनाओं को चयनित करके मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजने का काम करें। इस विषय को लेकर सभी पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने स्वागत किया, और मुझे उम्मीद है कि सभी विधायक समय से अपने अपने क्षेत्रों के महत्वपूर्ण कामों की जो सूची है माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे। सीएम साहब से वार्ता हो रही थी। वास्तव में बहुत बड़ा एक काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, विकास के सबके सहयोग से विकास से राज्य का हो, और 10 योजनाएं मांगी गई मुझे, और उन्होंने कल गाइडलाइन जारी कर दिया है। सत्र से पहले सभी विधायक अपनी योजनाएं दे देंगे, जो सत्र में वो योजनाएं पहुंचेंगे वही इम्प्लीमेंट की जाएगी। वैसे तो विधायक मुख्यमंत्री पर भेदभाव का आरोप लगाने से जरा भी परहेज नहीं करते, लेकिन जब मुख्यमंत्री बिना भेदभाव के ही सभी विधायकों से विकास योजनाओं को लेकर प्रस्ताव मंगा रहे हैं, तो फिर विधायकों का आनाकानी करना साफ दर्शाता है कि विधायक क्षेत्र के विकास के प्रति गंभीर नहीं बल्कि लापरवाह बने हुए हैं। तो वैसे में सवाल यह है कि क्या वाकई में विधानसभा सत्र आहूत होने से पहले सभी विधायक अपने अपने प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा देंगे? सौरभ भाटिया की रिपोर्ट, देहरादून। तो यह स्थिति है मान्यों की, वो भी तब जब मुख्यमंत्री कह चुके हैं, आदेश दे चुके हैं, नोडल अधिकारी नियुक्त कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रस्ताव नहीं आ रहे। तो सवाल तो खड़े होंगे। सीधा रुख कर रहे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि फिलहाल इस वक्त हमारे साथ
राजेश चमोली जी जुड़ चुके हैं, जो कि प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, और कुछ ही देर में बीजेपी के चेहरे हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। वीरेंद्र बिष्ट जी, जो कि प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी, और गजेंद्र रावत, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, उत्तराखंड की सियासत को बाखूबी समझते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं राजेश जी इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। विधायकों का प्रस्ताव ना देना सीएम के आदेश के बावजूद, इसे किस नजरिए से देखा जाए? देखिए तिलक जी, अगर 14 अक्टूबर को मैंने समाचार पत्रों में देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों से 10 प्रस्ताव मांगे हैं राज्य के अपनी विधानसभाओं के विकास कार्यों को लेकर, और 14 अक्टूबर से लेकर 14 मतलब आज 1 महीना पूरा हो चुका है। और देखा जाए तो मुझे लगता है कि इस राज्य की जो सरकार के लोग ही हैं, जो मंत्री लोग हैं, जो विधायक लोग हैं, जो सरकार से जुड़े हैं, वो लोग माननीय मुख्यमंत्री को गंभीरता से बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। अगर वो गंभीरता से लेते, निश्चित रूप से तमाम जो योजनाएं इस राज्य की जो अपने अपनी विधानसभाओं में प्रत्येक जिलों में जो लंबित पड़ी हैं, उन लोगों को सुचारू रूप से आगे उन पे कार्य करवाते और निश्चित रूप से नए कार्यों की योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री को देते। लेकिन मुझे जो अभी तक जो तमाम चीजें अभी तक प्रकरण जो पिछले 6 महीने में जो दिख रहे हैं, उनके हिसाब से लगता है कि ना माननीय मुख्यमंत्री जी सीरियस है, ना राज्य की ये सरकार सीरियस है। हाँ, भ्रष्टाचार में ये सरकार पूरी लिप्त है, ये सरकार पूरी लिप्त है भ्रष्टाचार में, और तमाम लोग इनके जो मंत्री लोग हैं, इनके नहीं, आपके सभी विधायकों ने प्रस्ताव भेज दिए 10-10। देखिए तिलक जी, ऐसा है, विधायकों से प्रस्ताव मांगे तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि सभी लोगों ने निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अपने प्रस्ताव अपने विधानसभाओं के भेजे होंगे। लेकिन जैसे आज आपने डिबेट कराया है कि माननीय मुख्यमंत्री के पास अभी बहुत ही मतलब लिमिटेशन पे प्रस्ताव पहुंचे हैं, तो अभी वाकई में सोचने का विषय है कि इस राज्य के बने हुए 22 साल हो गए हैं, और इन 22 सालों में अगर राज्य के प्रतिनिधि आज भी इस विकास कार्य को आगे नहीं बढ़ाना चाहते तो बड़ा चिंता का विषय है, और ये सबके लिए सोचने का विषय है। देखिए, विषय कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, बात यह है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री ने मांगे तो देने चाहिए थे, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन जो मेरी जानकारी में है, हमारे जो तमाम जो 19 के 19 विधायक है, बीच में एक बैठक भी हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि जो भी तमाम चीजें अगर इस प्रकार का माननीय मुख्यमंत्री ने बड़ा दिल करके अगर विकास के लिए अगर योजनाएं मांगे तो निश्चित रूप से जानी चाहिए वो मुख्यमंत्री कार्यालय में। हैरान मत हो राजेश भाई, मैं तो उदाहरण रख देता हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो बीजेपी नेता जुड़ेंगे तो मेरे पास तो कई उदाहरण है। आपकी सरकार के कार्यकाल के वक्त भी कुछ ऐसे आदेश जारी होते थे, प्रभारी मंत्री अपने क्षेत्र तक में नहीं जाते थे, जिस जिले का उनको प्रभार दिया जाता था प्रभारी मंत्री जाते तक नहीं थे। गलत बोल रहा हूं तो बोलिए कि हाँ तिलक चावला तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं तिलक जी, देखिए मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूं। मैं आज जो पिछले 22 साल से आज उत्तराखंड पूरा उजड़ चुका है, लूट चुका है, हर प्रकार से खनन माफियाओं से, शराब माफियाओं से, जो आम तमाम जो आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं इस राज्य में बढ़ रही हैं, तमाम चाहे उस बढ़ती नौकरी बेचने से हो, तमाम मतलब अनैतिक कार्य जो इस राज्य में बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये कमियां तो रही है। इसको तो मैं आपके चैनल में बिल्कुल नकार नहीं रहा हूँ, और आप हमेशा वाकई में तथ्य में बोलते हैं, इस बात को भी मैं वो कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से जो लोग नहीं गए आज उसका रिजल्ट मिल रहा है उन लोगों को, वो सामने है। उन लोगों ने कार्य नहीं किया तो वो लोग आज चुनाव हारे, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन कम से कम इस राज्य के प्रति सबकी एक जो उदासीनता है वो नहीं होनी चाहिए इस राज्य में। इस राज्य को बने 22 साल हो गए, 22 साल नहीं, तो इसके पीछे वजह क्या दिखाई दे रही? जब एक राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा है कि भैया आप प्रस्ताव भेजो, मैं आपके विधानसभा क्षेत्र में, आप ही के विधानसभा क्षेत्र में आपके प्रस्ताव के अनुकूल जो है काम करवाऊंगा, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? तिलक जी, आप देखिए मुख्यमंत्री की स्थिति आपके सामने है। इन्हीं मुख्यमंत्री के सामने तमाम 25 भर्ती घोटाले हो चुके हैं। तमाम लोग आज धीरे धीरे जो पकड़े गए थे, हाकम सिंह जैसे बड़े बड़े जो अन्य लोग हैं, वो तमाम मतलब जमानत से बाहर निकल रहे थे। आप आकलन कीजिए, राज्य के मुख्यमंत्री की स्थिति बड़ी दयनीय है। आए दिन ऐसी घटना घटी, कभी सुन रहे हैं सीएम आवास में एक मतलब जो सर्वेंट क्वार्टर में अगर वहां पे बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो इस राज्य का हाल आपके सामने है। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर वाकई में अगर इस प्रकार के प्रस्ताव पर अगर विधायक किसी भी दल का हो, किसी भी क्षेत्र से हो, क्या उसको 10-10 प्रस्ताव भेजने चाहिए या नहीं? बिल्कुल भेजने चाहिए, बिल्कुल भेजने चाहिए। मैं क्या आपसे यही तो कर रहा हूं, लेकिन लोग सीरियस नहीं ले रहे मुख्यमंत्री को। इसलिए ले रहे हैं कि बीजेपी के तमाम दोनों पूर्व मुख्यमंत्री TSR 1 TSR 2 राज्य में जो बढ़ रहे कमीशन खोरी से 20% से लेकर जो आज 40-50% कमीशन जो माननीय मुख्यमंत्री TSR 2 ने आरोप लगाए हैं वो बढ़ गया है। TSR 1 आरोप लगा रहे हैं कि इनके टाइम पे इतने भर्ती घोटाले हुए हैं, परेड ग्राउंड से लेके तमाम जो नगर निगम में जो भ्रष्टाचार स्मार्ट सिटी का, वो तो इनके मुख्यमंत्री बता रहे हैं। तो जब इनके लोग अगर सीरियस नहीं ले रहे राज्य के मुख्यमंत्री को, तो आप आकलन कर सकते हैं अन्य आपके राज्य में कमीशन नहीं चलता था क्या? अगर देखिए तिलक जी, अगर आप अगर ये
अगर ऐसी बात पूछेंगे तो मुझे लगता है कि आप आकलन कर लीजिए, भ्रष्टाचार की चरम सीमा कहां पर किस सरकार में आई है। 25 भर्ती घोटाले 2017 से लेके, और ये हमारे टाइम पर नहीं निकला है। अगर हमारे टाइम पे होता तो बीजेपी था, अभी तो नहीं, आपके समय का तो 56 और फिर 156 और फिर उसके बाद है कुंभ ढैंचा, पता नहीं क्या कुछ हुआ, किसी ने कुछ नहीं किया। तिलक जी, अगर कुछ नहीं करता तो कार्रवाई करे सरकार। हम कहते हैं केंद्र में डबल इंजन की सरकार नहीं सर, वही है ना, जिनके ऊपर आपने आरोप लगाए, जिनके ऊपर आरोप लगाए, आधी कैबिनेट उन्हीं की बनती है जिनके ऊपर आरोप लगते हैं, है ना। तो एक मिनट, आपकी बात बिल्कुल सही है। गजेंद्र जी जो है वो दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे अपने अनुभव के लिहाज से। गजेंद्र रावत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र जी कैसे हैं आप? बढ़िया फाइन। गजेंद्र जी, ये मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई 10-10 प्रस्ताव भेज दो अपने अपने क्षेत्र से, लेकिन विधायक सुन ही नहीं रहे मुख्यमंत्री की। और दूसरी तरफ खबर यह है कि मंत्री जो हैं उन्होंने भी प्रस्ताव बनाकर नहीं भेजे। इसके पीछे मुझे जो मूल कारण है वो ये लगता है कि जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, और गंभीरता से न लेने के पीछे जो कारण है, अभी पुष्कर सिंह धामी का ठीक एक हफ्ते पहले जब हम बात कर रहे हैं, एक हफ्ते पहले एक बहुत बड़ा ऐलान उन्होंने किया था, और उन्होंने कहा था कि भाई एक हफ्ते के अंदर उत्तराखंड के सभी विभागों के सारे अधिकारी मेरे सामने टेबल पर आए और बताएं कि इस प्रदेश में कितने लोग बेरोजगार हैं, और ये बताएं कि इन्होंने बेरोजगारी दूरी करने के लिए क्या काम किए हैं, आपने कितने जो है मेले लगाए हैं, जो रोजगार मेले लगाए हैं, और एक्चुअल पोजीशन क्या है। तो पुष्कर सिंह धामी का वो जो बयान था कि एक हफ्ते में जवाब दीजिए, वो इतना सतही था और इतना हल्का बयान था कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जिनके पास पूरा बजट रखा हुआ है, उनको अगर ये मालूम नहीं कि जो बजट उन्होंने अभी मार्च के महीने पास किया, उस बजट में एक एक जगह पे लिखा हुआ है कि आपके पास इतने अधिकारी हैं, इतने कर्मचारी हैं, इतने चपड़ासी हैं, इतने बाबू और इतने सीट वैकेंट हैं, इसके लिए आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए आज उत्तराखंड के सारे अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को गंभीरता से नहीं ले रहे। और एक हफ्ता गुजर जाने के बाद भी हालात ये हैं कि जो पुष्कर सिंह धामी ने पिछले वर्ष जुलाई में मुख्यमंत्री की शपथ लेते वक्त कहा था कि हमारी सरकार बहुत जल्दी 22,000 सरकारी नौकरियां देने वाले हैं, तो 22,000 तो छोड़िए, पुष्कर सिंह धामी के पास, उनकी सरकार, उनके मुख्य सचिव के पास, उनके मंत्रियों विधायकों के पास किन्हीं 22 व्यक्तियों के नाम नहीं है कि किन 22 लोगों को इन्होंने इस प्रदेश के भीतर नौकरी दी है। इसलिए मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उनके जो नुमाइंदे हैं, जो उनके विधायक हैं, जो गजेंद्र जी, तमाम लोग हैं, वो गजेंद्र जी, अगर को बहुत हल्के में ले रहे हैं। अगर मगर किंतु परंतु विधायकों की स्थिति अगर हम देख ले, चाहे वो बीजेपी के विधायक हो या फिर कांग्रेस के हो या फिर निर्दलीय हो या फिर बीएसपी के हो, हर एक विधानसभा क्षेत्र से अगर 10-10 प्रस्ताव जाते हैं तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है? क्योंकि चाहे वो विपक्ष का विधायक हो, क्योंकि पहले ये था कि मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक लेते थे तो ये कहते थे कि भैया अपने ही दल के विधायकों के साथ समीक्षा बैठक ले रहे हैं, और अब मुख्यमंत्री अगर ये निर्देश देते हैं और विधायक उसको सुनकर अनसुना कर देते हैं तो इसके मायने क्या हैं? हाँ, इसके मायने बहुत स्पष्ट हैं। इसके मायने इसलिए स्पष्ट हैं कि पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बने हुए तकरीबन 1.5 वर्ष हो गया। इन 1.5 वर्षों के कार्यकाल के भीतर पुष्कर सिंह धामी के पास जो विपक्ष के विधायक रहे होंगे, दूसरे दलों के रहे, निर्दलीय रहे होंगे, उन विधायकों की बहुत लंबी फेहरिस्त है कि उनके विधानसभा क्षेत्र के लोग कैंसर से मर रहे हैं, उनके पास इलाज करने के लिए पैसे नहीं है। जो गरीब महिलाएं हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, वो अपनी बेटी की शादी के लिए 10-20 हजार रुपए की मदद चाहती हैं, उनको नहीं दिया गया। ऐसे सैकड़ों प्रस्ताव वहां पड़े हुए हैं। तो जो व्यक्ति किसी गरीब के लिए, किसी बीमार के लिए, किसी विधवा महिला के लिए, उनकी बेटी की पढ़ाई के लिए, उनकी बेटी की शादी के लिए जब आप मदद नहीं करते, और जो सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं, जो सत्ताधारी दल के मंत्री हैं, उन मंत्रियों ने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से एक वर्ष में 1-1 करोड़ रुपए तक बांटा है। तो जिन विधानसभा क्षेत्र में सत्ताधारी दल के लोग चुनकर नहीं आएंगे और दूसरे दल के लोग चुनकर आएंगे, तो क्या आप उनकी जनता के साथ इस प्रकार का व्यवहार करोगे? पुष्कर सिंह धामी जैसे युवा मुख्यमंत्री से यह अपेक्षा थी कि वो सबसे पहले उसी खटीमा विधानसभा के विधायक जो है भुवन कापड़ी को बुलाकर लाते और उन कापड़ी से पूछते कि भाई आपने जो अपने क्षेत्र के जो गरीब गुरबे हैं, उनकी जो मदद करने का जो प्रस्ताव आप मेरे को दीजिए। हालांकि वहां से 2 बार उन लोगों ने जो है पुष्कर सिंह धामी को चुनकर भेजा, लेकिन वहां फिर आप पार्टी पॉलिटिक्स की बात करते हैं। ये 2-3 ऐसे फैक्ट्स हैं जो दर्शाते हैं कि पुष्कर सिंह धामी जो कह रहे हैं वो धरातल पर इसीलिए नहीं उतर पा रहा है कि उन्होंने पहले दिन से जो बात की है
वो अपने विधायकों पे बात को अप्लाई नहीं करवा पा रहे, अपने मंत्रियों से काम नहीं ले पा रहे, और उनके इस प्रदेश में कोई अधिकारी, कोई डीएम एसडीएम इस सरकार को सरकार मानने को राजी नहीं है। ये इस प्रदेश चमोली जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। चमोली जी, ये स्थिति पहले भी विधायकों के साथ मुख्यमंत्री के टकराव की होती रही है, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो। चाहे तिवारी जी के शासनकाल की बात कर ले तो एक गुट अलग चलता था, दूसरा गुट अलग चलता था, दूसरे विधायक अलग होते थे, एक विधायक अलग होता था। फिर विजय बावड़ा के शासनकाल का हम जिक्र कर ले, तब भी यही हालात थे, चाहे वो खंडूरी जी, कोश्यारी जी या निशंक जी, वो 3G के वक्त भी यही हाल था। तो ये मुख्यमंत्री जो आदेश देते हैं उनको विधायक गंभीरता से क्यों नहीं लेते? सरकारें किसी की भी रही हूं, ये तो उदाहरण है सबके सामने। देखिए तिलक जी, अगर आप तिवारी जी की बात करिए, तिवारी जी के टाइम पे मुझे लगता है कि कोई भी गुट रहा हो और यहाँ पे सभी लोग इस बात को सहमत होंगे, तिवारी जी कोई ऐसा विधायक नहीं था जिसके कार्य न किए हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का रहा हो, चाहे मैं ये नहीं कह रहा कि तिवारी जी ने कभी किसी को मना किया काम के लिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये स्थिति क्यों पैदा होती है उत्तराखंड जैसे राज्य में। ये तो बात किसी से छिपी नहीं, तिवारी जी ने कभी किसी को मना ही नहीं किया, ये बात तो सब जानते हैं। बीजेपी विधायक कबूल करते हैं कि तिवारी जी ने हमारे शासन हमारे लिए काम किए। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये स्थिति क्यों पैदा होती है? तिलक जी, ये स्थिति इसलिए पैदा हो रही है कि ब्यूरोक्रेसी इस राज्य में इतनी हावी हो चुकी है कि जब उत्तराखंड का आम जनमानस ऐसे लोगों को, जो लोग प्रधान नहीं बन सकते थे और मोदी जी के नाम पर जिताकर अगर जनप्रतिनिधि चुन के विधायक बना के भेज रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो जानते हैं कि किस प्रकार लोग जीत के आए हैं। अभी एक कार्यक्रम में TSR वंजी ने कहा कि जब लोग 500 और 1000 में दारू और पवा में बिक के वोट कर रहे हैं तो राज्य का हाल क्या होगा। मैं एक कार्यक्रम में स्वयं उस कार्यक्रम में था जिसमें त्रिवेंद्र रावत जी ने बयान दिया बात इस वक्त पे कि इस राज्य के लोगों को हो गया था। अब आप आकलन कर सकते हैं कि किस प्रकार के लोग चुनकर, जब इस प्रकार के लोग चुनकाएंगे इस राज्य में तो अधिकारियों को पता है कि भाई ये लोग जो प्रधान नहीं बन सकते, आज मोदी जी के नाम पे मतलब मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, विधायक बने हुए हैं, तो निश्चित रूप से ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है इस राज्य में कि वो विधायकों को कुछ नहीं समझती। अब रही मुख्यमंत्री जी की बात, तो मुख्यमंत्री जी तो खुद अनुकंपा पे, आप लगा लीजिए केंद्र के अनुकंपा पे दोबारा मुख्यमंत्री बने। जो जिस व्यक्ति के नाम पे चेहरे पर चुनाव लड़ा गया वो शराब में जनता वोट बेच देती है, आप मुझसे ये कह रहे हो? पहाड़ की जनता शराब में वोट बेच देती है, आप मुझे ये कह रहे हो? मैंने TSR वंजी का बयान रिपीट किया सर आपके उस पर एक कार्यक्रम में। TSR वंजी ने स्वयं कहा कि उत्तराखंड के लोगों को अब समझना चाहिए कि जो लोग शराब से और पैसे देकर अगर वोट दे रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको किस प्रकार का जनप्रतिनिधि मिलेगा। चमोली जी, आपने मुझे कुछ याद दिला दिया, गजेंद्र जी उसको करेक्ट कर देंगे जी। पहाड़ में ही आप ही के एक धुरंधर नेता हैं, वापसी कर चुके हैं, नाम मत बुलाइएगा, पहाड़ में जाके लड़े अपने साड़ू भाई के खिलाफ हैं, और वो भी कद्दावर नेता, उत्तराखंड के मंत्री रहे, चुनाव हरा दिया, और चुनाव हराने के बाद बोले कि पता है मैं क्यों हारा, मुझे शराब ने हरा दिया। मतलब अपने साड़ू भाई से चुनाव हार गए थे वो, है ना? तो आप मुझे कुछ ऐसा ही याद दिला रहे हैं, और आरोप उस वक्त आप ही के गणमान्य पर लगा था। अब देखिए तिलक जी, मैं बताता हूँ, अब राजनीति में बहुत लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन निश्चित रूप से मैं एक युवा होने के नाते बिल्कुल आपके चैनल पर स्पष्ट कर जाता हूँ कि जो कमियां हैं अभी, क्योंकि जब चुनाव लड़ा गया तो ये कहा गया कि हमें डबल इंजन की सरकार चाहिए, और इस राज्य में दोबारा डबल इंजन की सरकार मिली है। तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को, सभी विधायकों को, मैंने कहा नहीं कि बीजेपी के विधायक स्वयं और बीजेपी के मंत्री स्वयं पुष्कर सिंह धामी जी को ना मुख्यमंत्री मान रहे हैं, ना कोई मतलब बिल्कुल सीरियस ले रहे हैं, इसलिए ये प्रस्ताव नहीं दे रहे। अगर मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद आप सोचिए इस राज्य का हालत क्या है। अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ और मुख्यमंत्री जी ट्वीट कर रहे हैं कि मैंने बुलडोजर भेज दिया, और डीएम कह रहे हैं हमने कार्रवाई के लिए कुछ आदेश नहीं दिया था। आप तालमेल समझ सकते हैं किस प्रकार के इस राज्य में हाल चल रहा है। उत्तराखंड का युवा चीख के कह रहा है कि चमोली जी, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है ना? आप ही के और हमारे राज्य उत्तराखंड के एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ठीक, और खानपुर के विधायक कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे, अब मुझसे मत बुलवाओ, अच्छा नहीं लगता, ठीक। ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है मैं ये जानना चाह रहा हूं। एक मिनट, वीरेंद्र बेशी भी जुड़ गए हैं फाइनली हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। वीरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र जी, ये विधायकों से सीएम साहब ने कहा कि भैया 10-10 प्रस्ताव बना के भेजो, क्यों सीरियस नहीं ले रहे विधायक? देखिए, अब जहां तक विधायकों को प्रस्ताव भेजने थे तो उसमें भी विधायकों ने प्रस्ताव कम विधायकों ने भेजे हैं, और कांग्रेस के तो किसी विधायक ने भेजे ही नहीं है अभी तक प्रस्ताव। भुवन कापड़ी बता रहे हैं उन्होंने भेजा है। अब एक विधायक ने अगर भेज दिया है तो भी चमोली जी जिस तरीके से बख्शान दे रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से तमाम तरीके, क्या भुवन कापड़ी ने प्रस्ताव भेजा है कि नहीं भेजा?
देखिए, अब ये तो सरकारी विभाग आपको बता पाएगा कि उन्होंने प्रस्ताव भेजा है नहीं भेजा है। तो सर हम किस आधार पे कहें कि कांग्रेस वालों ने भेजा या बीजेपी वालों ने नहीं भेजा? नहीं, मुझे तो जानकारी मिली है कि भेजा ही नहीं था। अब इन्होंने आजकल में भेजा होगा तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन तो कल की रिपोर्ट। तो आप ये जानकारी दे रही है किस किस मंत्रियों ने भेजा और किस किस विधायकों ने भेजा है? नहीं, देखिए, जहाँ तक दूसरा प्रश्न है, चमोली जी जिस तरीके से अभी बखान कर रहे थे कि भ्रष्टाचार की बता रहे थे, इनको बताना पड़ेगा कि आरबीएस चौहान की नियुक्ति, इनके कौन से सीएम ने आरबीएस चौहान की नियुक्ति करी थी जो आयोग का इन्होंने चेयरमैन बनाया? इनके किस तरीके से इनके यहाँ भ्रष्टाचार हुआ? भ्रष्टाचार को लेकर मैं अलग से, ये अनंत कथा है उत्तराखंड की, खत्म नहीं होगी सर। सर वो 56 गिनवा देंगे आपसे, 156 गिनवाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि विधायक प्रस्ताव क्यों नहीं भेज रहे, विषय बस इतना है। तो ये वही बात कर रहे थे ना, अभी तक तो ये आपको वही बात कर रहे थे, आप सुन रहे थे इनकी बातों को। सर मैं सुन नहीं रहा था, मैंने उनको बता दिया कि ये भ्रष्टाचार वाली कहानी नहीं, विधायकों वाली कहानी बताइए। मैंने उनको खानपुर के विधायक भी याद दिला दिए सर इनको। हाँ, वो दबंग हुड़ दबंग वाले। प्लीज कंटिन्यू। प्रस्ताव किस किसने भेजे सर वो बता दीजिए। देखिए तिलक जी, प्रस्ताव भेजने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार एक बार इस राज्य में व्यापक राज्य हित में सभी विधायकों को 70 के 70 विधायकों से निवेदन किया है। उनसे कहा है कि अपने क्षेत्र की जो मुख्य योजनाएं हैं वो आप मुझे दीजिए और बराबर संख्या सब विधायकों को बताइए। सभी को उस पर देना चाहिए, आप दे रहे हैं और कितनों ने दे दिया है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के बयान आ रहे हैं उससे से मुझे यही लगता है कि कांग्रेस के लोगों में इसमें कोई रुचि नहीं है अपनी विधानसभा क्षेत्रों में काम कराने के, और ना ही उन्हें कोई इंटरेस्ट है। सर मैं कांग्रेस के विधायकों का पूछ लूंगा चमोली जी से, लेकिन आप अपने विधायक और मंत्रियों का बताइए। मैं आपके विधायक और मंत्रियों का जानना चाह रहा हूँ कि वो क्यों नहीं भेज रहे हैं, या उनके क्षेत्र में समस्या ही नहीं है? नहीं, समस्या सबके क्षेत्रों में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक के क्षेत्र में है एक के नहीं है। 70 के 70 विधानसभाओं में क्षेत्रों में आवश्यकता है, और सब कोई भी महत्वपूर्ण काम किसी के भी हो सकते हैं। उन महत्वपूर्ण कामों को चिन्हित करके सभी विधायकों को देना चाहिए। अब वो दे रहे होंगे, समय उनको चाहिए, किसी ने अभी इस तरीके का मना तो नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे हैं उससे तो यही लगता है कि इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने कामों को सरकार को देने। कांग्रेस वालों को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बीजेपी वालों को तो है सर। हाँ, हमारे को इंटरेस्ट है, हम देंगे। हाँ, तो मंत्री सर, मंत्री जिले जहाँ के प्रभारी है वहाँ नहीं जा रहे, 10-10 प्रस्ताव मांगे गए, प्रस्ताव नहीं दे रहे। आप कह रहे हो कि नहीं हम गंभीर है। नहीं, आपको किसने तिलक जी किसने न्यूज दे दी कि मंत्री अपने क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं? मंत्री अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। मैं गजेंद्र जी जा रहे हैं क्या? मंत्री जा रहे हैं अपने प्रभारी मंत्री अपने क्षेत्र में जा रहे हैं? जा रहे हैं, बिल्कुल। जब इस प्रकार से मुख्यमंत्री थोपे गए वो लोग अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जितने भी मिनिस्टर आज सरकार में वो सारे के सारे पुष्कर सिंह धामी से सीनियर मोस्ट हैं। तो वो सीनियर मोस्ट हैं तो वो मानते नहीं कि आप इनके अंडर में काम करना चाहिए। दुर्भाग्य देखिए कि पुष्कर सिंह धामी सुबह से शाम तक सरकारी हेलीकॉप्टर में इस जिले से उस जिले में जा रहे हैं, आप जगह जगह घूम रहे हैं। क्या आप ये बताइए कि आप पुष्कर सिंह धामी ने खुद बताया कि उन्होंने अपने उस क्षेत्र के लिए चंपावत क्षेत्र, जिस क्षेत्र जो चुनकर आए हैं, उन्होंने उस क्षेत्र के लिए कौन से 10 काम सेलेक्ट किए हैं? उनको जनता को बताना चाहिए था, नहीं बताना चाहिए था साहब? उनको जनता को बताना चाहिए था। एक मिसाल देनी चाहिए थी कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों, ये देखो मैंने चंपावत विधानसभा के लिए ये 10 काम इन पॉइंट पे फिक्स कर लिए हैं, इन काम के अनुसार मैं काम करूंगा, तुम भी अपनी विधानसभा से दो। लेकिन जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि विधायकों ने नहीं दिया, किसने नहीं दिया, असल बात यह कि क्या पुष्कर सिंह धामी ने 10 प्रस्ताव उस चंपावत विधानसभा सीट के लोगों के लिए बनाए हैं, जिस चंपावत विधानसभा के उन विधानसभा मतदाताओं की कृपा के आधार पर, ये कोई मेरिट के आधार पर नहीं जीत गए हैं। ठीक, वैलिड सवाल। लेकिन पहले राजेश चमोली जी, आप फिर वीरेंद्र जी से। आपका ऑडियो बहुत कम आ रहा है गजेंद्र जी, मैं कनेक्ट कर, 1 मिनट। चमोली जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं वीरेंद्र जी कि भैया अपने विधायकों का हिसाब किताब दे दीजिए, क्या आपके विधायकों ने 10-10 प्रस्ताव क्यों नहीं भेजे मुख्यमंत्री को? अगर भेजने थे तो आपके विधायकों ने क्यों नहीं भेजे? देखिए तिलक जी, मैंने कहा नहीं आपको जैसे अभी वीरेंद्र जी आपने भी स्वयं कहा कि भुवन मत कापड़ी जी ने प्रस्ताव भेजे हैं, कुछ तमाम विधायक अपने क्षेत्रों के लगातार प्रस्ताव भेज रहे होंगे, तय है। लेकिन प्रचंड बहुमत की सरकार में अगर इन्हीं के विधायक अगर मुख्यमंत्री को प्रस्ताव नहीं भेज रहे तो आप आंकलन कर सकते हैं किस प्रकार से राज्य में सरकार चल रही है। वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि मतलब करें कांग्रेस वालों ने भेजा। अरे आप ये बता दिए, आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार है, 47 आपके लोग जीत के आ रखे हैं, आपके 47 लोगों ने कितने प्रस्ताव भेजा आप बता दीजिए। मुख्यमंत्री अभी गजेंद्र भाई ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं के प्रस्ताव नहीं दिए अभी तक, जिनको देना चाहिए था। उनको तो 10 प्रस्ताव स्वयं खटीमा के बनाने चाहिए था, जहां वो स्वयं पूर्व में विधायक रहे, और चंपावत के भी 10 देने चाहिए थे। नहीं चमोली जी आपका सवाल का जवाब ले रहा हूं, फिर मैं कुछ और भी याद आ गया मुझे। प्लीज अभिषेक जवाब दीजिए जो बात गजेंद्र जी कह रहे हैं और बात चमोली जी कह रहे हैं।
देखिए, एक तो ये है इसमें तिलक जी की कोई भी डेट ऐसी नहीं है, एंड ऑफ डेट नहीं है कि इस तारीख तक आपने प्रस्ताव भेजने हैं। एक तो समस्या ये हो सकती है कि विधायकों को होता है कि आपको 30 तारीख तक, महीने के लास्ट 30 तारीख आपको प्रस्ताव भेजना है। एक उदाहरण दे दूं सर, गजेंद्र जी बैठे हुए हैं, वो तो बहुत अनुभवी है। मैं आपकी सरकार का भी जिक्र कर रहा हूँ, मैं पूर्व की सरकारों का भी कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री ने एक आदेश जारी किया, मुख्यमंत्री ने एक आदेश जारी किया कि अपने अधिकारी और मंत्री और विधायक सब अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे। किसने दिया था? तिलक जी 5 साल गुजर गए सर। नहीं, मंत्री ने कहा ठेंगे पे। क्यों चमोली जी, याद आया ना? तो ये तो स्थिति है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सर ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है, मेरा सवाल बस इतना था। ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं है। मैं आपसे भी स्पष्ट कह रहा हूं, गजेंद्र जी को भी यह है कि जो पत्र दिया गया है विधायकों को, एक कारण ये हो सकता है उसमें एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ डेट नहीं है कि आपको 15 दिन के अंदर। सर अक्टूबर से नवंबर आ गया, आप डेडलाइन दीजिए ना कि आप मुझे इतने वक्त तक भेजिए प्रस्ताव। कारण हो सकता है, तब आप एक डिबेट कराते कि साहब आपने 30 अक्टूबर तक कहा था, 30 अक्टूबर तक तो एक भी प्रस्ताव नहीं आए। इसमें डेट ऑफ एंड जो है इंडियन नहीं है कि आपको इस तारीख तक। अच्छा, अनंत कथा है, चलती रहेगी। मुझे लगता है कि ये एक कारण हो सकता है, एक कारण हो सकता है। और सभी विधायकों को प्रस्ताव देने चाहिए। जब 70 के 70 विधायकों से मुख्यमंत्री जी ने निवेदन किया है तो सभी विधायकों को काम की आवश्यकता है। मैं ये नहीं समझता कोई विधायक इसमें से नहीं ले रहा होगा। अगर इसमें डेट ऑफ एंड अगर लिखा होता तो निश्चित रूप से अभी तक सारे प्रस्ताव जमा हो गए होते, जैसा मेरा मानना है। तो डेट ऑफ एंड लिखवा दीजिए सर, थोड़ा संशोधित करके, बात खत्म। नहीं, बात करेंगे इस बारे में। इसमें कोई बात नहीं, इसमें कोई वाली व्यंग्यात्मक कोई बात भी नहीं है। जो मैं तो विधायकों को कितना वक्त देना चाहिए आपके मुताबिक? नहीं, 15 दिन का भी देना चाहिए, 1 महीने का देना चाहिए, लेकिन उसमें समय अगर होता तो मैं निश्चित रूप से कहता कि सभी विधायक त्वरित। सर क्षेत्र के विधायक होते हैं ना, क्षेत्र के विधायक, जहां तक मुझे है सर 5 मिनट नहीं लगेंगे। बोले 10, ये लो 10, ये 10 समस्या मेरे क्षेत्र की 5 मिनट में सर, 5 मिनट में। तिलक जी, वो ठीक बात है आपका कहना कि 5 मिनट नहीं, लेकिन 2 मिनट आप मुझे भी पूछेंगे तो आपकी विधानसभा जहां से आप इंटरेस्ट है बताइए 10 समस्या में तुरंत। लेकिन जब ये होता है कि सरकार को इतने तारीख तक हमको देना है तो निश्चित रूप से मन में रहता है कि सब लोगों से पूछेंगे, बात करेंगे, क्षेत्र भ्रमण करेंगे। क्षेत्र भ्रमण करने के बाद आप डेडलाइन घोषित करिए। उम्मीद करते हैं ये वो अनंत कथा ना साबित हो। लेकिन चमोली जी, चलते चलते वो किस्सा एक बार याद दिला देता हूं। एक तथाकथित पीडीएफ हुआ करता था, है गजेंद्र जी, याद होगा आपको, तथाकथित पीडीएफ। वो पीडीएफ के साथ मुख्यमंत्री अकेले समीक्षा बैठक करते थे। मुख्यमंत्री अकेले समीक्षा बैठक करते थे, हैं याद है ना? कौन थे मुख्यमंत्री, किनके साथ बैठक करते थे वो, और क्यों करते थे मालूम है आपको? मतलब विधायक सब एक बराबर है, लेकिन समीक्षा बैठक पीडीएफ वालों के साथ अलग होगी। क्यों? वो सरकार के दामाद थे क्या? है? थैंक यू। वक्त इजाजत नहीं दे रहा गजेंद्र जी, आपके पास आना चाह रहा था, लेकिन एक सवाल है, जब मुख्यमंत्री ने कहा तो फिर विधायक क्यों नहीं सुन रहे? विधायकों को उस पर अमल करना चाहिए। मसला क्षेत्र के विकास से जुड़ा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।